प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र की द्वितीय पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 8, जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसका भाग 1 अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज़ादी के बाद का जो दशक था वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का दशक था। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो एक समय में पूरी नहीं हो सकती थी। नई नई चुनौतियां सामने आती गईं। कुछ ऐसी समस्याएं थीं, कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जिनका समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। उन चुनौतियों ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। लोकतंत्र जैसे जैसे विस्तार लेता गया, लोगों के अंदर अभिव्यक्ति की भावनाएं बढ़ती गईं। इस अभिव्यक्ति की भावना ने संघीय ढांचे को भी तोड़ दिया और लोगों ने स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। स्वायत्तता की मांग ने हिंसक रूप भी धारण कर लिया था और 1980 का जो दशक था वह स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना गया। बच्चों, हम इस अध्याय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं, आकांक्षाएं क्यों अपना उग्र रूप दिखाती हैं और सरकार ने ऐसी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने के लिए क्या मार्ग अपनाए। तो बच्चों, आइए हम पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले हम पाठ के मुख्य बिंदुओं पर एक चर्चा कर लेते हैं, जिसका अध्ययन हमें इस पाठ के अंतर्गत करना है। अध्याय 8, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पाठ के मुख्य बिंदु हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं क्षेत्रीयतावाद, स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीयतावाद और अलगाववाद में अंतर, भारत सरकार का नजरिया, तनाव के कौन कौन से दायरे थे, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, द्रविड़ आंदोलन, पंजाब आंदोलन और अलगाववाद, पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं अलगाववाद, समाहार व राष्ट्रीय अखंडता, और हम अंत में अभ्यास कार्य को देखेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ का भाग 1 अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इन 6 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। बाकी के इन 5 बिंदुओं का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। ये बच्चों आपके सामने आपके अध्याय का प्रथम जो पृष्ठ है वह है, जहां पे आप देख रहे हैं कि नए राज्य की मांग को लेकर के जो आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए पोस्टर तैयार किया गया है और यह आंदोलन 5-6 भाषाओं में है। पहला बिंदु जो है बच्चों वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को क्षेत्रीयतावाद कहा जाता है। क्षेत्रीय भिन्नताएं भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्षेत्रीय भिन्नताओं का आधार भाषागत, धार्मिक, जातिगत, सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा इनमें से कोई भी हो सकता है। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर क्षेत्रीय पहचान का विकास होता है। तो बच्चों, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं और क्षेत्रीयतावाद हो गई। थोड़ा सा हम राष्ट्र के बारे में भी जानेंगे। जैसा आपको पता है कि राष्ट्र एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ पे निवास करने वाले व्यक्ति अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से ऊपर उठ करके, यहाँ तक कि अपने निजी हितों से भी ऊपर उठ करके राष्ट्र को महत्व देते हैं। क्योंकि बच्चों, आपको ये पता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रवादी भावना का होना बहुत आवश्यक है और क्षेत्रवाद, जैसा आप देख रहे हैं, अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना। हमारे भारतीय संविधान में क्षेत्रीयतावाद को स्वीकार किया गया है। भारत में जो राज्यों का गठन था उसमें भी क्षेत्रीयतावाद को स्वीकार किया गया था। फिर भारतीय संविधान में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को और क्षेत्रीयतावाद को स्वीकार किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीयतावाद भारतीय संविधान से अलग कोई धारणा नहीं है, यह भारत की राजनीति में समाहित है और इसीलिए भारत के संविधान ने इसको अपने में स्वीकार किया है। भारतीय संविधान ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीयतावाद को स्वीकार करने के लिए जनता को अधिकार भी प्रदान किए हैं। स्वायत्तता की मांग।
1980 का जो दशक था बच्चों, वह स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जाता है। अर्थात जो 1980 का दशक था उस पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांग उठी। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। अर्थात जो स्वायत्तता की मांग का आंदोलन था वह हिंसक रूप भी धारण कर लिया। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीतिक व चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। जब लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हथियार उठा लिए और हिंसा पे उतर आए तो सरकार को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि इस हिंसा से सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति पहुंच रही थी और जान माल का भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इसलिए सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक व चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। तो 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांग उठी थी। क्षेत्रीयतावाद एवं अलगाववाद में अंतर। कुछ लोग क्षेत्रीयतावाद और अलगाववाद को एक ही मान लेते हैं। वस्तुतः बच्चों ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि जो क्षेत्रीयतावाद होता है उसमें संविधान के अंतर्गत क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। वहीं अलगाववाद में अलग व स्वतंत्र राष्ट्र की मांग शामिल होती है। अर्थात जो क्षेत्रीयतावाद होता है उसे राष्ट्र के संविधान ने स्वीकार किया है, लेकिन अलगाववाद को हमारा संविधान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। भारत के संदर्भ में जम्मू व कश्मीर, पंजाब व असम में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति ने कई बार उग्र व हिंसक रूप धारण कर लिया था। अर्थात यह जो आप राज्य देख रहे हैं उन राज्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने आगे बढ़ते हुए अलगाववाद का रूप भी धारण किया था। ये हम अभी आगे के बिंदुओं में इसका अध्ययन करेंगे। भारत सरकार का नजरिया। इस क्षेत्रीय आकांक्षाओं पे भारत सरकार का क्या नजरिया था? बच्चों, आज़ादी के बाद से ही भारत की सरकार भारत में राष्ट्र का निर्माण करना चाहती थी, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहती थी। इसीलिए हमारे देश में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जाति को और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अधिकार प्रदान किए गए थे। भारत में विविधता में एकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान जब हम अध्ययन करते हैं तो बार बार हमारे सामने यह आता है कि भारत में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को भी। भारत सरकार ने क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के क्या दृष्टिकोण अपनाया, इसमें देखिए भारत ने विविधता के सवाल पे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया। और बच्चों, लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को पूरा अधिकार प्रदान है। यहाँ तक कि लोकतंत्र तो हमें यह भी अवसर देता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी समूह किसी भी क्षेत्रीय पहचान को, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को या क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बना करके उस क्षेत्र को की मांगों को प्रदर्शित कर सकता है और सरकार के सामने रख सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता व विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। एकता और विविधता में भारतीय राष्ट्रवाद ने समन्वय अपनाने की कोशिश की। अर्थात भारत के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न संस्कृतियां थी, सभी संस्कृतियों को एक में समाहित करते हुए हमने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय मुद्दों व समस्याओं पर समुचित ध्यान दिया जाएगा व उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। अर्थात भारत सरकार जब अपनी कोई योजना बनाती है, जब वह नीतियों का निर्माण करती है, तो उसमें वह इस बात का ध्यान रखती है कि उसका लाभ भारतवर्ष के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण यूरोपीय
राष्ट्रों के दृष्टिकोण से अलग है। यूरोपीय देश में सांस्कृतिक भिन्नता और भाषा को राष्ट्र के लिए खतरा माना गया है, जबकि भारत में हमने इसी भिन्नता को आधार मान करके लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाया था और अधिक से अधिक हमने लोकतंत्र का विस्तार किया था। यूरोप में एक भाषा एक संस्कृति को अपनाया गया है, लेकिन भारतवर्ष में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, तो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा या फिर किसी भी एक संस्कृति को लेकर के चलना यह संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए भारतवर्ष का जो राष्ट्रवाद है, भारतवर्ष की जो अन्य नीतियां हैं वह यूरोपीय कंट्रीज से अलग हैं। संविधान ने सभी व्यक्तियों को अधिकार दिया। सरकार ने अपने नीति का निर्माण भी इस तरीके से किया जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंच जाए, लेकिन तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न तो आज़ादी के पहले दशक से ही शुरू हो गया था, जब भारत ने विभाजन, विस्थापन, देशीय रियासतों का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, इन सभी समस्याओं से भारत का सामना हुआ था। एक समय तो देश और विदेश में ऐसी बातें उत्पन्न होने लगी थी कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि भारत बहुत दिनों तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में एकत्रित नहीं रह पाएगा। और शुरुआती अगर हम शुरुआत की चीज़ों को देखें तो निसंदेह कुछ हद तक यह सत्य भी प्रतीत होता है। कुछ समस्याएं थी, जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या, दक्षिण भारत का द्रविड़ आंदोलन, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और पूर्वोत्तर की समस्याएं। यह एक ऐसी समस्या थी जिसने क्षेत्रीयतावाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और क्षेत्रीयतावाद स्वायत्तता से होते होते अलगाववाद तक पहुंच गया था। हम जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में प्रथम भाग में अध्ययन करेंगे। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? कश्मीर घाटी, यह पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी व मैदानी इलाकों का मिश्रण है। लद्दाख क्षेत्र, यह पर्वतीय इलाका है, यहाँ बौद्ध व मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी कम है, अर्थात लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम रहते हैं लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की मुख्य वजह रहा है। समस्या की जड़ें। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। जम्मू कश्मीर आज़ादी के पहले भारत का एक देशी रियासत था। ये आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा। आपने बच्चों ये भी पढ़ा होगा कि भारत में 565 देशी रियासतें थीं जिनका भारत में विलय किया गया था। जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने इन देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे थे। वे स्वेच्छा से भारत जा सकते हैं, स्वेच्छा से पाकिस्तान जा सकते हैं, या फिर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना के रख सकते थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वहाँ पे राजतंत्र था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ना तो भारत की तरफ जाना चाहते थे और ना तो पाकिस्तान की तरफ, वह अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान हमेशा यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहिए। इसी बात को आधार मान करके अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने पाक सेना समर्थित कबाइलियों को जम्मू कश्मीर में कब्जा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में आक्रमण के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में आक्रमण के लिए जब उन्होंने भेजा तो राजा हरि सिंह के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने भारत की सरकार से मदद मांगी। भारत की सरकार मदद देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन भारत की सरकार ने हरि सिंह के सामने एक प्रस्ताव भी रखा कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाइए और विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य हो गया। बाहरी विवाद।
जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़ों में दो चीजें थी, बाहरी विवाद और आंतरिक विवाद। पहले हम बाहरी विवाद को जानते हैं। भारत ने 1947 में कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी। जब जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया तो भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी। भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ दिया। 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। भारत ने शांति की अपील के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अपील की और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। युद्ध विराम के समय पाकिस्तान के नियंत्रण में उत्तरी कश्मीर का हिस्सा रह गया, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर व भारत में पाक अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने जनमत संग्रह का भी प्रस्ताव पेश किया। भारत सरकार ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता में एक जनमत संग्रह करा करके इस बात को जान लेना चाहिए कि उनका मत क्या है, वह भारत या पाकिस्तान में किसकी तरफ रहना चाहते हैं। लेकिन 16 बार जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा लेके भारत के संसद में पहुंच चुके थे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी वजह से बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि जनमत संग्रह आवश्यक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज भी जनमत संग्रह पे अड़ा हुआ है। तो बच्चों, यह जम्मू कश्मीर की बाहरी विवाद हो गया, विवाद का बाहरी पहलू हो गया। अब हम जम्मू कश्मीर के आंतरिक विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसके दो दृष्टिकोण उभरे। भारत के संविधान में 370 की जो धारा है वह जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधाएं प्रदान करती हैं। इससे दो दृष्टिकोण क्या उभरे? पहला, इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि जब तक धारा 370 विद्यमान रहेगी, जम्मू कश्मीर के लोग भारत से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे और वहाँ पे अलगाववाद उपस्थित हो जाएगा। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोग यह मानते थे कि जम्मू कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई है वो बहुत ही कम है। तो इस प्रकार के ये दो समस्याएं थीं, बाहरी विवाद और आंतरिक विवाद। राजनीति 1948 के बाद मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जी हाँ बच्चों, प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री या सदर रियासत कहा जाता था। शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, भूमि सुधार किए और इनका लाभ भी जनता तक पहुंचा। लेकिन कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इसलिए 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 1953 से लेकर के 1973 तक की राजनीति में जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का वर्चस्व रहा। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने शेख अब्दुल्ला से बातचीत जारी भी रखा और 1974 में इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला के मध्य समझौता हुआ और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। पुनः 1977 के राज्य विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला हैं। इसको 1977 के विधानसभा चुनाव में पूर्णतः बहुमत मिला था। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और शेख अब्दुल्ला के मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर संभाली। विद्रोही तेवर। 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। यह चुनाव केंद्र सरकार अर्थात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बना करके लड़ा था और इस गठबंधन को चुनाव में पूर्णतः बहुमत हासिल हुआ और फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ये सोचती थी कि केंद्र सरकार ने इन चुनाव में धांधली की है। इसी बात को लेकर के कश्मीर की जनता केंद्र सरकार से नाराज थी और उन्होंने 1987 के चुनाव पे केंद्र सरकार पे धांधली का आरोप लगाया।
इसके अतिरिक्त भी बच्चों जो प्रशासनिक कार्य थे उसको लेकर के भी जम्मू कश्मीर की जनता में केंद्र सरकार को लेकर के रोष था। इसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे उग्रवादी संगठन हावी होता गया और 1987 से लेकर के 1989 तक आते आते जम्मू कश्मीर में उग्रवादी संगठनों ने अपना स्थान बना लिया। 1989 में अलगाववादी राजनीति ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। इस अलगाववादी राजनीति ने अपनी 3 प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न की। एक अलगाववादी संगठन यह कहता था कि भारत से जम्मू कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए। दूसरा कहता था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से समर्थन भी प्राप्त होता था। और अलगाववादियों का एक संगठन ऐसा भी था बच्चों जो कहता था कि उसे भारत में ही रहना चाहिए, लेकिन सरकार को, भारत के संविधान को उसे और ज़्यादा स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इन अलगाववादी संगठनों को, इन उग्रवादी संगठनों को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ की जनता ने यह सोचना शुरू कर दिया कि हमें शांति के मार्ग में चलना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इन अलगाववादी संगठनों से बातचीत जारी रखा। यह तमिल भाषा में एक फिल्म है, रोजा देख रहे हैं, आपने संभवतः बच्चों देखा भी होगा। यह भारत पाकिस्तान विवाद पे बनी हुई फिल्म है जिसमें यह दिखाया गया है कि फिल्म का जो नायक रहता है वो खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर होता है, इसलिए उसकी नियुक्ति कश्मीर में की जाती है और किस प्रकार उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो उसकी पत्नी रोजा नेताओं के यहाँ फिर जगह जगह जा करके अपने पति को छुड़ाने की बात करती है। यह फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुई थी और इस फिल्म ने बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते थे। यह भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पे बनी हुई फिल्म थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतवर्ष में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धारा 370 को हटाने की मांग की थी। 2014 में जब भाजपा सरकार में आई तो वह धारा 370 को तो नहीं हटा पाई, लेकिन 2019 में जब पुनः वह सत्ता में आई तो उसने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया। इस संकल्प के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसकी स्थिति निम्न है, अर्थात 5 अगस्त 2019 के बाद एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में धारा 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य था उसे राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, देखिए जम्मू कश्मीर को अब कोई विशेषाधिकार नहीं रह गया क्योंकि धारा 370 हट गया। एकल नागरिकता लागू होगी। जम्मू कश्मीर में पहली दोहरी नागरिकता थी, भारत की नागरिकता और जम्मू कश्मीर की नागरिकता, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ भारतीय नागरिकता रह जाएगी। भारत के झंडा तिरंगा ही वहाँ पे मान्य होगा। पुलिस व्यवस्था को केंद्र सरकार के अधीन किया गया और दूसरे राज्य के लोग जमीन व प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति हो गई है। पहले क्या था कि दूसरे राज्य के लोग वहाँ पे कोई भी जमीन, संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो जम्मू कश्मीर की यह वर्तमान स्थिति रह गई। आगे क्या होगा, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों का क्या रुख रहेगा, सरकार का उनसे बातचीत का नजरिया क्या रहेगा, वह आने वाले समय में आगे देखा जाएगा। बच्चों, ये अभ्यास कार्य है। इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन जो सही है उस पर ट्रिक कीजिएगा। क्षेत्रवाद क्या है, इसे आप 1 से 2 लाइन में डिस्कस कीजिएगा और लिख लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए, इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिएगा। बच्चों, मैं यह आशा करती हूँ कि आज जो आपने पाठ पढ़ा है उस पाठ से आप लाभान्वित हुए होंगे और आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। धन्यवाद।